नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाला आकाश। एक मुलाकात में आज हमारे विशेष मेहमान हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एम शशिधर रेड्डी जी। आंध्र प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके एम शशिधर रेड्डी जी चौथी बार आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए हैं। 61 वर्षीय एम शशिधर रेड्डी जी आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत एम चन्ना रेड्डी जी के पुत्र हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु जैसे प्रमुख राज्यों के राज्यपाल रह चुके एम चन्ना रेड्डी जी से राजनीति की बारीकियां सीखने वाले एम शशिधर रेड्डी जी से आज हम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए के कामकाज के बारे में विस्तार से बात करेंगे। शशिधर जी, आपका स्वागत है हमारी खास पड़ताल एक मुलाकात में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए के गठन का उद्देश्य क्या है? काफ़ी दिन से एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच रहे थे जो नेशनल लेवल पर हो और आपदा प्रबंधन के सारे मुद्दों को देखने के लिए ऐसे काम करने के लिए सोचा गया था। 2004 में जब सुनामी आई तो उसके फौरन बाद यूपीए सरकार ने सोचा कि अभी इसको फौरन बनाया जाए और 2005 में इसका गठन हुआ। और ये पहली बार है कि एक राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन बनी और इसमें आपदा प्रबंधन के सभी मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है। जो पहले हम सिर्फ रक्षा और राहत के बारे में ज़्यादा हम ध्यान देते थे, आज संसिद्धता, मिटिगेशन और प्रिवेंशन और ऐसे सभी मुद्दों पर आखिर में उनके रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन, इन सारी चीज़ों के बारे में सोचने का काम करेंगे। इस प्राधिकरण में कौन कौन है? इस प्राधिकरण को बनाया गया है एक एक्ट के द्वारा, इसको स्थापित किया गया। प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष और 8 सदस्य इसमें होंगे। इस समय एनडीएमए किन किन विषयों पर विशेष तौर पर फोकस कर रहा है? आज हमारे पास ये सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो गाइडलाइंस हमने बनाई हैं उसके आधार पर जो नेशनल लेवल पर प्लान्स बननी है और जो स्टेट लेवल पर भी प्लान्स बननी है, ये काम उतना ठीक नहीं हो रहा है और इस पर हम विशेष ध्यान देंगे। और इसके साथ साथ जो संसिद्धता के अंश हैं, अभी हाल में जो जापान में घटनाएं घटी, भूकंप आया, उसके बाद सुनामी के बाद जो न्यूक्लियर रेडियोलॉजिकल वहाँ पर इमरजेंसी आई थी, इन सब चीज़ों को भी देखकर विशेष आज हमारे पास फोकस हम न्यूक्लियर सेफ्टी पे भी करेंगे। और सबसे बड़ा खतरा मैं ये मानता हूँ कि हमारे पास जो बाढ़ आते हैं, तूफान आते हैं, उसके लिए हमारे पास अर्ली वार्निंग कैपेबिलिटी है, लेकिन अगर क्विक ऑनसेट डिज़ास्टर जैसे कहते हैं कि जैसे भूकंप आता है, जिससे कोई पहले चेतावनी नहीं मिलती, एकदम आ जाता है, तो ऐसे भूकंप अगर आता है, हमारे देश के 17 मेट्रोस में 7 मेट्रोस जोन 4 और 5 में है और करीब जोन 4, 5 और 3 को देखा जाता है तो करीब 70-75% लोग, पॉपुलेशन अफेक्टेड होंगे। और दिल्ली जैसे महानगर भी जोन 4 में है। तो हमको हिली एरियाज हमारे नॉर्थ ईस्ट के हो या उत्तरांचल, हिमाचल, ये सब काफ़ी वल्नरेबल है। तो इन सब को देखते हुए हम भूकंप अगर आता है तो उससे निपटने के लिए जो संसिद्धता है तो रिस्पॉन्ड, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स की भी काम होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी काम होता है, सभी मिनिस्ट्रीज, इंस्टीट्यूशंस, ये सब चीज़ों का मतलब एक बड़ी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होनी पड़ती है। इन सब चीज़ों को देखकर हम इन पर भी ज़्यादा फोकस करेंगे। अब तक आपने क्या क्या किया है एनडीएमए में? गाइडलाइन बनाई, जो मेन हमारे प्राकृतिक आपदाएं हैं उससे हटकर रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर इमरजेंसीज हो, मेडिकल प्रिपेयर्डनेस, मास कैजुअलिटी मैनेजमेंट, ऐसे जो क्रॉस कटिंग थीम्स हैं उन सब पर। और हमने
जो एक आज तक कई ऐसे कमेटी बनी, कई उनकी रिकमेंडेशंस आई हैं, मगर कई पीछे हम मुड़कर देखते हैं तो कई ऐसे रिकमेंडेशंस हैं जिनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। आज जो एक्ट बनी है, एक्ट के तहत गाइडलाइन बनाने की बात है और इसके आधार पर प्लान्स बनाने की बात है। तो अभी धीरे धीरे ये लोगों के ये विचार बदल रहे हैं। जो पुराना रक्षा और रेस्क्यू रिलीफ, जो राहत और रक्षा की जो तुरंत काम करते हैं, कोई आपदा घटती है तो उससे हटकर जो माइंडसेट अभी लोगों की चेंज हो रही है। तो इसमें स्टेट्स के डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान्स बननी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान्स बननी है और कई स्टेट्स ये उनको ये काफ़ी मुश्किल का सामना कर रहे हैं कि वहाँ पर कोई आपदा घटती है तो किस तरह से उनकी रिस्पांस की मैकेनिज्म कैसी हो और मिटिगेशन के प्लान्स कैसे हों, ये सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन आप करते हैं? एक्ट के तहत स्टेट में भी स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी है जिसके मुख्यमंत्री अध्यक्ष होंगे और उसमें कुछ मेंबर भी होते हैं, एक उपाध्यक्ष और मेंबर भी होते हैं। इसको फिर जिला स्तर पर भी उनके डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिला कलेक्टर उसके अध्यक्ष होते हैं, उसके साथ में को चेयरमैन होते हैं जिला परिषद के अध्यक्ष। जो पब्लिक इंटरफेस की ज़रूरत होती है वो जो ग्राउंड लेवल पर जो पब्लिक इंटरफेस की बात होती है तो ये जिला परिषद के अध्यक्ष को उसमें जोड़ने से इसका काफ़ी बड़ा फ़ायदा होगा। और स्टेट्स के साथ ऐसे तो स्टेट्स अपनी तरफ से उनके सब प्लान्स बनानी ज़रूरत है, लेकिन हमने ये सोचा है कि हम गाइडलाइन बनाकर दे देते हैं तो ये काम नहीं हो रहा है। अब हमारा जो अनुभव रहा पिछले कुछ सालों में, तो हाल में जो प्रधानमंत्री जी के साथ में हमारी मीटिंग हुई तो वहाँ पर इस बात को मैंने कहा और ये भी कहा हूँ कि हम मेंबर्स को स्टेट्स के इंचार्ज बनाएंगे और स्टेट्स से, हालांकि वो स्टेट प्लान बनानी है और उसको अप्रूव करने की करने की जिम्मेदारी स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पे होती है, लेकिन उनको एक बढ़ावा देने के लिए, उसमें इंटरफियर करने के लिए नहीं है, लेकिन उनको बढ़ावा देने के लिए, इस सोच बदलने के लिए हम बराबर प्रयास करेंगे। रेड्डी साहब, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के काम करने के तरीके के बारे में कुछ बताइए। हमारा जो गाइडलाइंस बनाने की प्रक्रिया है, इसमें सभी विभागों को एक साथ लाते हैं, जो भी इन्वॉल्व हैं, स्टेक होल्डर्स हैं। तो कई काम ऐसे हैं कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से ठीक नहीं हो रहे हैं। इसको बढ़ाने के लिए हमने काफ़ी हमारा प्रयास रहा और काफ़ी अच्छा रहा। और इसके साथ हम हर किस्म की, मतलब नेशनल लेवल पर हमने मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स का भी काम शुरू किया। एक तो नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट है, अभी फर्स्ट फेज़ इसका शुरू हो रहा है। करीब 1450 करोड़ का ये प्रोजेक्ट होगा और फर्स्ट फेज़ में हम आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में इसको लॉन्च करने वाले हैं। आगे चलकर तटवर्ती जो सारे स्टेट्स हैं, कोस्टल स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, इन सब में भी इसको सेकेंड और थर्ड फेज़ में इसको लागू करेंगे। अभी इसी 1 जून को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी एनडीएमए की विशेष बैठक आयोजित की थी, जिसमें उन्होंने परमाणु आपदा तैयारियों की समीक्षा की थी। किन बातों पर फोकस किया प्रधानमंत्री जी ने? प्रधानमंत्री जी का जो न्यूक्लियर सेफ्टी की बात थी, उससे पहले ही हमने उन्हें जापान में घटना घटने के बाद उन्होंने उसकी रिव्यू किया था और आदेश दिया था कि उसके सारे सेफ्टी मेजर्स को फिर एक बार रिव्यू किया जाए। तो वो तो काम चल रहा है, कमेटी बनी है, उसको कर रहे हैं। हमारे जो संसिद्धता है रिस्पॉन्ड करने की, लोगों में विश्वास बढ़ाना आज ज़रूरी है, क्योंकि आज देश में हम न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर आगे जा रहे हैं और हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए काफ़ी इसका कंट्रीब्यूशन हो सकता है, ऐसा हम सोच कर जा रहे हैं। मगर एक साइड लोगों को, जब हम न्यूक्लियर सेफ्टी की बात करते हैं तो लोगों को हिरोशिमा और नागासाकी के जो इमेजेस आते हैं, उस गलतफहमी को दूर करना बड़ी एक चुनौती है और जिम्मेदारी है। इसको लेकर
और हम कैसे संसिद्धता के, और अगर कुछ होता है लोगों को ये विश्वास भी दिलाना है कि अगर कुछ होता है तो किस तरह के मेडिकल कैपेबिलिटीज़ हैं हमारे पास, ताकि लोगों के जान की रक्षा हो सकती है और उनको सुरक्षित हम रख सकते हैं। तो ये एक इशू काफ़ी हाईलाइट हुआ था उस मीटिंग में। और जो हमारे मेडिकल प्रिपेयर्डनेस के बारे में हमने जो प्लान किया था, हमने जो गाइडलाइंस बनाई थी रेडियोलॉजिकल न्यूक्लियर इमरजेंसीज की 3.5 साल पहले हमने बनाई, उसका हमने रिव्यू किया। इससे हटके हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक अहम बात पूछी थी कि क्या हम लोगों को विश्वास दिला सकते हैं कि वो जब रात में सोते हैं तो वो चैन से सो सकते हैं। और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एम शशिधर रेड्डी जी से यह बातचीत जारी रहेगी। मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक मुलाकात में हम बात कर रहे हैं एम शशिधर रेड्डी जी से। अभी पूरी दुनिया ने देखा जापान में जिस तरह भूकंप आया, फिर सुनामी आई, उससे वहाँ के परमाणु संयंत्रों से रेडिएशन रिसाव हुआ। हर कोई सहम सा गया था इस घटना के बाद। भारत के परमाणु संयंत्रों से रेडिएशन का रिसाव न हो, इस तरह की घटना न हो, इसके लिए किस तरह की और अधिक सतर्कता बरती जा रही है इस घटना के बाद? जो भी सुरक्षा के उपाय हैं वो हमेशा रिव्यू किए जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी के आदेश पर जापान की घटना के बाद भी इसको पहले आगे रिव्यू कर रहे हैं। बियॉन्ड डिज़ाइन कैपेसिटी उनकी जो होती है, एक्सीडेंट्स बियॉन्ड डिज़ाइन कैपेसिटी, इसको भी ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है। और सुरक्षा पर किसी भी तरह की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, इतना मैं विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ। मैं अभी पिछले हफ्ते तारापुर गया था और वहाँ पर हमारा पुराना सबसे पहला रिएक्टर वहाँ का हमारा फैसिलिटी है, पावर स्टेशन है, लेकिन वहाँ भी काफ़ी सुरक्षा के उपाय बीच बीच में वहाँ पर काफ़ी सुधार होता गया, वहाँ के लोगों ने बताया। और प्रधानमंत्री जी ने जो वहाँ एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अध्यक्ष थे, उनसे कहा कि आप क्या लोगों को हमको विश्वास दिला सकते हैं कि हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज सेफ हैं? तो डॉक्टर बनर्जी साहब ने उस मीटिंग में कहा कि मैं बराबर विश्वास दिला सकता हूं। 2001 में जब गुजरात में भूकंप आया तो काकरापारा जो वहाँ का करीब में हमारा न्यूक्लियर फैसिलिटी था, वहाँ पर ऑटोमेटिक शट ऑफ हुआ और कोई क्षति नहीं पहुंची। 2004 में जब सुनामी आई, कल्पाकम में हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी है और वहाँ भी कोई क्षति नहीं पहुंची। हालांकि वहाँ काम करने वाले 25 लोग, जैसे दूसरे आम लोग अफेक्टेड हुए हैं सुनामी की वजह से, उनकी जान गई, लेकिन न्यूक्लियर फैसिलिटी की वजह से कोई हमारे पास भूकंप और सुनामी में कुछ नुकसान नहीं हुआ। दिसंबर 2004 में जब दक्षिण भारत में सुनामी आई तो इस चक्रवाती तूफान में 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इस चक्रवाती तूफान के बाद जो है देश में पहली बार एनडीएमए का गठन हुआ। इनके पुनर्वास में किस तरह की भूमिका अदा की एनडीएमए ने? देखिए, इसमें तो एनडीएमए का गठन से पहले ही काफ़ी प्रोग्राम्स आ गए थे और स्टेट गवर्नमेंट स्टेट्स ने इस काम को लिया, सुनामी रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम। एनडीएमए के बनने से पहले ही ये सब काम शुरू हो गया था और स्टेट्स इसको देख रहे हैं। खासकर एनडीएमए का इसमें कुछ खास रोल नहीं रहा, लेकिन हम जैसे सुनामी अंडमान निकोबार में जो काम हो रहा था उसका ज़रूर हमारी तरफ से भी कुछ पर्यवेक्षण हुआ था। प्रधानमंत्री जी के तरफ से मेरे पूर्व वाइस चेयरमैन को बताया गया था कि वहाँ पर देखें, उसकी फॉलोअप में करें, तो हमारा वैसे भी कंट्रीब्यूशन उस तरह से रहा। लेकिन राज्य के
प्रदेश की सरकारें, तमिलनाडु का रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम वहाँ की सरकार पूरी तरह से देख रही है और इस तरह से वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोजेक्ट रहा, तो उसके हमारी गठन से पहले ही ये काम शुरू हो गया था। यदि कहीं बाढ़, भूकंप या सूखा आ जाता है, उसके बाद एनडीएमए की क्या भूमिका होती है? देखिए, बाढ़ के जब जो पूर्व सूचना अगर मिल जाती है कि वो हम हमारे डिफरेंट एजेंसीज से हैं, सेंट्रल वाटर कमीशन बाढ़ के लिए एजेंसी है, उनके जो फोरकास्ट होते हैं, हम सूचना जब आसार नज़र आते हैं तो हम जैसे बिहार में कोसी फ्लड में हमने किया, हम एनडीआरएफ के लोगों को वहाँ पहले से तैनात किया और मुझे ये बात बताते हुए खुशी होती है कि 1 लाख से बढ़ के लोगों के सुरक्षित प्रदेशों में पहुंचाने का हमने बिहार में काम किया। आज एनडीआरएफ एक ऐसी हमारे पास रिसोर्स बन गई है कि सारे देश के सारे स्टेट्स में एनडीआरएफ का जो काम करने का तरीका है उसकी बड़ी प्रशंसा हो रही है। मुख्यमंत्री उन स्टेट्स के चिट्ठी लिखकर कहते हैं, एनडीसी के मीटिंग में भी कहा गया कि इसका प्रस्ताव किया गया कि एनडीआरएफ बड़ा अच्छा काम कर रही है और लोगों में यह विश्वास बढ़ाती है कि मगर अगर उनको सुरक्षित प्रदेशों में पहुंचाने के लिए अच्छी क्षमता वाली ये बल बन गई है। उससे हटके पिछले दिनों में जापान में जो आपदा घटी, उसके बाद हमारे एक टीम, एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर भी गई और वहाँ के रिहैबिलिटेशन काम में काम किया, जिसकी प्रशंसा वहाँ की सरकार ने की। हालांकि हमको अभी इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिला नहीं है, फिर भी हमारे लोगों ने इंटरनेशनल स्तर पर काम करके बड़ा अच्छा नाम कमाया। कुछ ऐसे भी राज्य हैं देश के जहाँ पर यह तय है कि 2 या 3 साल में सूखा पड़ेगा या फिर बाढ़ आएगी। महाराष्ट्र का विदर्भ हो या यूपी और मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड का इलाका, यहाँ पर 2-3 साल में जरूर सूखा पड़ता है, किसान आत्महत्या को मजबूर होते हैं, सभी जानते हैं। इसी तरह पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ 2-3 साल पे जरूर जो है बाढ़ आती रहती है। तो जो पहले से करीब करीब तय होता है कि इस तरह की आपदाएं जो अब तक का इतिहास रहा है उसको देखते हुए, ऐसे में एनडीएमए क्या कुछ करता है? कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर तकरीबन हर साल भी बाढ़ आ देते हैं, तो उसके बारे में जो अर्ली वार्निंग कैपेबिलिटीज़ को हम इंक्रीज़ करना है, हमारी जो स्पेस टेक्नोलॉजी है और हमारे मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी है, इसकी क्षमता को हम बढ़ाकर एक अर्ली वार्निंग सिस्टम को हम डेवलप करने की हमारी कोशिश हो रही है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर शिलोंग वाले एक पायलट स्तर पर इसका काम शुरू किया है। उसको बढ़ाकर जहाँ जहाँ बाढ़ आने की आशंका होती है उन सब एरियाज़ में जैसे मॉडलिंग कर सकते हैं और ये अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को इस्टेब्लिश करने की हमारी कोशिश रहेगी। उस तरह से हम काम कर रहे हैं। साइक्लोन की बात आती है तो हमारी क्षमता पहले से अब काफ़ी बढ़ा हुआ है अर्ली वार्निंग के हद तक। और इसमें यह भी मैं बताना चाहूँगा कि साइक्लोन का जो सब्जेक्ट था चक्रवात का, एनडीएमए के सदस्य के नाते मैं उस सब्जेक्ट को डील कर रहा था और हमने ये देखा कि हमारे पास लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन है, जो समुद्र से हमको जो मिलते हैं ओशन बेस्ड ऑब्जर्वेशन है, स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेशन है। इन सब ऑब्जर्वेशन के बावजूद जो साइक्लोन कोर एनवायरनमेंट, जब वो साइक्लोन बनता है गोल गोल घूमता है, उसके अंदर का जो वातावरण वो उसकी स्प्रेड होती है, देखिए तकरीबन 200-400 किलोमीटर की भी उसकी विड्थ हो सकती है। वहाँ का वातावरण, वहाँ के पैरामीटर्स क्या हैं हम जान नहीं सकते क्योंकि वो वहाँ की उतनी स्पीड वगैरह होती है। तो अमेरिका में एयरक्राफ्ट को यूज़ करते हैं, रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट को, जो इसके आंख के अंदर, जैसे आई ऑफ द साइक्लोन के अंदर जा सकती है और वहाँ के पैरामीटर्स को डिटेक्ट करके हमको इन्फॉर्मेशन जो मिलता है उससे काफ़ी कुछ एरर्स कम हो सकते हैं, गलतियाँ उसको एरर को कम कर सकते हैं। तो हमने जो रेकमेंड किया था, आज मुझे इस बात की भी खुशी है कि केंद्र सरकार इस काम को लेकर आगे चल रही है। 1-2-3 साल के अंदर हमारे पास ये क्षमता आ जाएगी, हमारी एक अलग प्लेन होगी जो साइक्लोन के आई के अंदर फ्लाई करेगी और वहाँ के पैरामीटर्स की वजह से हम एरर्स को काफ़ी कम कर सकते हैं, हमारी गलतियाँ जो भी होती हैं फोरकास्टिंग में उसको कम कर सकते हैं। और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी एम शशिधर रेड्डी जी से यह बातचीत जारी रहेगी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक मुलाकात में हम बात कर रहे हैं एनडीएमए के उपाध्यक्ष एम शशिधर रेड्डी जी से। अक्सर हम देखते हैं कि जो बड़े शहरों में रेजिडेंशियल मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स बनती हैं वो इस मानक के अनुरूप नहीं होती कि भूकंप के तेज झटकों को सह सकें। एनडीएमए का एक बयान मैं अभी अखबारों में पढ़ रहा था पिछले कुछ दिन पहले कि अहमदाबाद में करीब 4000 ऐसी बिल्डिंगें हैं जो तेज भूकंप के झटके नहीं सह सकती। नहीं, वो एक न्यूज़ एजेंसी की वजह से एक गलत फिगर गया है 4000 की, वैसी बात नहीं है। मैंने ये कहा था कि हम गुजरात के भूकंप के बारे में बाद में हमने काफ़ी कुछ सीखा, वहाँ पर लोगों को ट्रेन करने की और जिस तरह से आर्किटेक्ट, इंजीनियर और जो मेसन होते हैं उनको ट्रेन करने का बड़ा अच्छा काम हो गया। लेकिन गुजरात में हमने जो नहीं सीखा वो बात ये है कि आज हम देखते हैं कि सारे शहरों में, देश के सारे शहरों में, न सिर्फ अहमदाबाद में, दिल्ली में हो या मुंबई में हो या बेंगलुरु में हो, चेन्नई में हो, हैदराबाद में हो, हम बिल्डिंग जब बनाते हैं 5 स्टोरीड बिल्डिंग, आजकल काफ़ी कुछ सिंगल डबल स्टोरीड हट गया, जो फ्लैट्स जो बनते हैं 5 स्टोरीड बिल्डिंग बनते हैं, उसमें जो ग्राउंड ओपन स्टोरी होता है वो पार्किंग के लिए रखते हैं। उसमें कोई डिज़ाइनिंग की बात नहीं हो रही है, वहाँ के सिस्मिक वल्नरेबिलिटी के बारे में सोचा नहीं जा रहा है। एक स्टैंडर्डाइज डिज़ाइन के तौर पर ज़्यादातर बन रहे हैं। और अहमदाबाद में, क्योंकि वहाँ की गिनती हुई है, अहमदाबाद में 25,000 ऐसे बिल्डिंग हैं जो 5 स्टोरीड ओपन ग्राउंड फ्लोर है और 1511 स्टोरीड ओपन ग्राउंड फ्लोर है। ओपन ग्राउंड फ्लोर में अगर भूकंप का झटका लगता है, ग्राउंड मोशंस जो वाइब्रेशंस हो जाते हैं, उसमें 2001 के भूकंप में भुज हालांकि अहमदाबाद से 200 किलोमीटर दूर है, एपिसेंटर भुज में रहा, लेकिन अहमदाबाद में बिल्डिंग्स कोलैप्स हुए। ये ओपन ग्राउंड स्टोरी वाले हुए हैं। उसको हमने उस सबक हमने नहीं सीखा। और आज देश में हर शहर में, चलो भूकंप से प्रभावित हो सकते हैं, नहीं अलग बात है, लेकिन सेफ बिल्डिंग्स नहीं है, अनसेफ बिल्डिंग्स है। तो इसके बारे में इसको कैसे हम स्टडी करना चाहिए। हम नेशनल लेवल पर इस पर हम एक इनिशिएटिव ले रहे हैं। सारे देश के विशेषज्ञों को बुलाकर 22 तारीख को हम एक इसकी मीटिंग कर रहे हैं। उसके बाद में जो ऑलरेडी बन चुके हैं उसको कैसे हम सेव कर सकते हैं, उसके उपाय के बारे में भी अलग ध्यान दिया जाएगा। और जो नए बिल्डिंग बन रही हैं, आज सारे स्टेट्स पर यह जिम्मेदारी बनती है, खासकर जो जोन 4 और 5 है, 3 में भी है, कहीं भी ऐसी बिल्डिंग ना बने जिसकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, लैक ऑफ डिज़ाइन नहीं होने की वजह से। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है, इस पर पूरी हम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि लाखों ऐसे बिल्डिंग है पूरे देश के अंदर। और ख़ासकर मैंने कहा मेट्रोज़ हमारे हम देखते हैं तो 17 देश के मेट्रोज़ में 7 ऐसे मेट्रोज़ हैं जो 4 और 5 जोन में हैं, और वहाँ पर हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में ये बिल्डिंग्स है, और इनको सेव करना एक बड़ी चुनौती है और इसके बारे में हम प्रयास करेंगे। आगे ऐसी बिल्डिंगें न बने इसके लिए क्या मेजर्स उठाए जाएंगे, क्या कदम उठाए जाएंगे? नहीं, हम क्लियर कट हम इसके बारे में निर्देश देंगे, गाइडलाइंस बनाएंगे, मार्गदर्शक हम बताएंगे स्टेट्स को, और हम इसको एक बड़े पैमाने पे हम उन पर जोर लाएंगे, पब्लिक। और सबसे बढ़ के मैं यही कहूँगा कि लोगों को हम जागरूक हो, लोग ये समझे कि इससे क्या उनको नुकसान हो सकता है। आज हम कितने भी एक्ट बनाएंगे, कितने भी हम गाइडलाइंस बनाएंगे, कितने भी हमारे बायलॉज हों, बिल्डिंग बायलॉज हों, लेकिन जब तक लोगों को ये विश्वास, लोगों के बारे में लोगों को ये सोच ना हो कि ये उनके लिए सुरक्षित होना ज़रूरी है, इसके बारे में भी हम अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं। काफ़ी लोगों को हम लोग कैसे अपने आप को बचाएं, किस तरह की कंस्ट्रक्शन हो, इसके बारे में हम बता रहे हैं। और इन सब चीज़ों के साथ एक मैं बताना चाहूँगा कि हम पिछले दिनों में नेशनल बिल्डिंग कोड का कुछ अमेंड किया था 2005 में। उसको लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेट्स, सारे बैंकों में ये कहा गया कि बिल्डिंग जो हाउसिंग सेक्टर में कंस्ट्रक्शन होती हैं उसको जो बैंक फंडिंग करते हैं तो उसमें ये बिल्डिंग कोड का लागू किया जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहा। फिर रिजर्व बैंक ने एनडीए में से कहा कि इसको यूज़र फ्रेंडली तरीके से इसको हम इसके गाइडलाइन बनाएं। हमने इसको बनाया और ये सारे बैंक्स से हमने कम्युनिकेट करवा दिया। अभी आरबीआई से सारे बैंक्स को कम्युनिकेट किया गया। जब
अर्थक्वेक रेजिस्टेंट या डिजास्टर रेजिस्टेंट उसकी डिजाइन नहीं होगी तो उसको फंडिंग नहीं दिया जाएगा। एनडीएमए के अलावा फिर नक्सली इश्यूज पे बात करेंगे। नक्सली हिंसा देश में बड़ी समस्या है। आप नक्सली हिंसा पर स्टडी के लिए कांग्रेस की तरफ से गठित एक कमेटी के कन्वीनर भी रह चुके हैं। आपने अपनी रिपोर्ट भी दी थी। नक्सली हिंसा रुकेगी कैसे? ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि जो नक्सल प्रभावित जो कोर एरियाज हैं और हम जो लोगों के अगर वहाँ उसको मैपिंग करते हैं और हमारे जो आदिवासी लोगों की हम मैपिंग करते हैं तो उसको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होता है। तो जो आदिवासी की स्थिति इस देश में है उसको इम्प्रूव करना बहुत ही ज़रूरी है। हम जो 7-8% पॉपुलेशन है आदिवासी की और हम देखते हैं कि जो लोग विस्थापित हुए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की वजह से, इरिगेशन प्रोजेक्ट हो या पावर हो, माइनिंग हो, उसमें हम देखते हैं कि करीब 50% लोग आदिवासी हैं और ये एक बड़ी समस्या है। इसके बारे में हम बड़ी गंभीरता से हमको सोचना होगा कि जो विस्थापित भी होंगे तो उनके लिए कैसे हम उनके रिहैबिलिटेशन का काम करेंगे, उनको कैसे हम सुविधाएं दे सकते हैं कि ये अलग अलग दूर इलाकों में स्प्रेड आउट हैं और इनके हालात, वहाँ पर जो हालात हैं उसको एक तरीके से नक्सलवादियों का वो बेस बना है। तो ये एक सेंटर्स बने हैं, एपी सेंटर्स बने हैं। तो इन दोनों का बड़ा महत्वपूर्ण संबंध है। इसको हम बारीकी से इसके बारे में हमको सोचना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद शशिधर जी हमसे बातचीत के लिए। तो ये थे एम शशिधर रेड्डी जी, जिनसे हमने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए के कामकाज के बारे में विस्तार से बात की। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक इसी समय आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में देश की एक और बड़ी हस्ती के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।